अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हम अपने नए टॉपिक का स्टार्ट लेंगे एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो हम एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई भी हम टॉपिक का स्टार्ट करते तो हमें उसका बैकग्राउंड या उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। सही है। एंटीबायोटिक्स जो वर्ड निकला है वो बेसिकली एंटीबायोसिस से निकला है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जो कि अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब कि जो लाइफ के अगेंस्ट जो है वो काम करें। सही है। तो ये एंटीबायोटिक्स कहलाती है। लेकिन जब शुरू में एंटीबायोटिक्स को यही कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे फर्दर डिस्कवरी होती चली गई और ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होते चले गए तो और ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो इस एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन में एडअप होते चले गए। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन आई उनको हम इन 3 पॉइंट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही है। ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। और वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन थिंग्स इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहा होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है जो कि नेचुरली अकरिंग होती है, दैट इज द एंटीबायोटिक्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक है सिर्फ वही एंटीबायोटिक के अंदर आएगी। ऐसी भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिंथेटिक ओरिजिन की होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास नेचुरल से सिंथेटिक पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने सिंथेटिक का पॉइंट इसके अंदर ऐड किया? क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज से जो हमारे पास चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, एक तो उनको ऑब्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक उनको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड वाली बात ये कि वो कम अमाउंट में जो है वो ऑब्टेन होती हैं और वो पॉपुलेशन की नीड को मीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये डिजीज के खिलाफ काम करेंगी। तो पॉपुलेशन के अंदर डिजीज आपको पता है कि डिजीज का स्टेटिस्टिक्स कितना ज्यादा हो सकता है। तो वैसे ही ये नेचुरल ओरिजिन से कम ऑप्टेन होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त ये रिसर्च करते वक्त ये बात पॉइंट आउट हुई थी कि किस तरह से हम स्केल अप करें एंटीबायोटिक्स को। तो साइंटिस्ट ने उसी नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स का जो है वो स्ट्रक्चर एनालॉग जो है प्रिपेयर किया, उसको सिंथेसाइज किया, उसको इसकी स्टडी की नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स को, जो जिस पाथवे से या जिस मेटाबॉलिक पाथवे से एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा था नेचुरली, उन्होंने उस पाथवे को रीड किया, उसके अंदर जो मेजर प्रिकर्सर्स थे उनको चेक किया और फिर उस बैक्टीरिया को सेम ही इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन किया और फिर सिंथेसाइज किया। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर सिंथेटिक ओरिजिन का भी जो है वो पॉइंट ऐड किया गया कि वो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकती हैं या तो वो सिंथेटिक ओरिजिन की हो सकती हैं ऐसे सब्सटेंसेस। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो रोकती हैं। अगर वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेंगी तो दे आर नोन एज द बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। ये सारी लिस्ट दी हुई है, ये सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टेटिक पे आती हैं। और अगर वो सर्वाइवल ऑफ वन और मोर ऑफ द स्पीशीज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो न्यू प्लास्टिक टिश्यूज हैं, उनके ग्रोथ को या उनकी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास लाइफ को खत्म कर देंगी, मतलब उनके सर्वाइवल को रोक देंगी, उनको किल कर देंगी, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज एंटीबायोटिक्स। सही है। तो जो उनकी ग्रोथ को रोकेंगी दे आर नोन एज द बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, और जो उनकी सर्वाइवल को खत्म कर देंगी, एलिमिनेट कर देंगी, किल कर देंगी, दे आर नोन एज द बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स। सही है। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या उनकी सर्वाइवल को खत्म कर देंगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वो न्यू प्लास्टिक टिश्यूज को, उनकी ग्रोथ को भी और सर्वाइवल रेट को भी जो है वो एंटागोनाइज कर देंगी या उनको इनहिबिट करेंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे न्यू प्लास्टिक टिश्यूज जो है वो क्यों ऐड किया? क्योंकि बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और उनकी एक्टिविटी होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ तो काम करती है, लेकिन वो कैंसर सेल के ऊपर भी अपनी जो है वो एक्टिविटी रखती हैं और कैंसर सेल को या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को भी जो है वो इनहिबिट कर रही होती है, उस कैंसर सेल को किल कर देती है। इसीलिए यहाँ पर न्यू प्लास्टिक टिश्यूज की टर्म जो है वो ऐड की गई, जिस एंटीबायोटिक्स में से एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है जो हम एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ चुके हैं। दे आर नोन एज द एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। और ये एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में डॉक्सोरुबिसिन आपका नाम सुना होगा आपने, डेरेनोरुबिसिन। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास की रिस्पेक्ट से जो है वो बात हो रही है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि चलो अच्छा ये काम तो ये करती है, लेकिन ये काम जो है वो लो डोज में करेंगी, और ये जो लो डोज में काम करेंगी ये जो है वो जिस बंदे को या जिस पेशेंट को ये जो दवा दी जा रही होगी वो उस पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगी, वो सिर्फ जो
टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी या जो किलिंग और ग्रोथ का इनिबिशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो सिर्फ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ प्रोड्यूस करेगी जो उस होस्ट के अंदर या उस पेशेंट के अंदर जो है वो डिजीज कॉज कर रहा होगा। सही है, यानी कि अगर मैं सम अप करूं तो एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और they are synthetic origin. They can be prepared synthetically as the structural analog, or having the structure that mimic the naturally occurring antibiotic, and they inhibit the growth and survival rate of the पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सही है, एक का भी कर सकती हैं और मोर देन वन का भी कर सकती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूप्लास्टिक टिश्यूज को भी इनहिबिट कर सकती है, बट दे आर इफेक्टिव इन लो डोजेस विदाउट कॉजिंग द सेलेक्टिव विदाउट कॉजिंग द सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी टू द ह्यूमंस और द होस्ट सेल। मतलब ये सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म रखेंगी कि जिस पर्टिकुलर काम के लिए दी जा रही है सिर्फ उसके लिए ये टॉक्सिक हो, होस्ट सेल को या पेशेंट के लिए कोई जो है वो हार्म पहुंचाए ना। सही है, इसका मतलब ये है कॉजिंग सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी टू द होस्ट का मतलब ये है कि वो ह्यूमन के लिए, पेशेंट के लिए टॉक्सिक ना हो, वो सिर्फ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो है वो रखती हो। सही है। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि व्हाट इज बैक्टीरियोसाइटिक, बैक्टीरियास्टेटिक एंड व्हाट इज बैक्टीरियासाइडल। यहाँ पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दी हुई है कि कौन कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक है और कौन कौन सी बैक्टीरियासाइडल है। सही है। सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है बेसिकली एंटीबायोटिक्स की, उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वो कितनी, उनकी एक्टिविटी कितनी रेंज करेगी, कि वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स के खिलाफ जो है वो अपना एक्शन रखेंगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम दे आर ऑफ द टू particular classes, the narrow spectrum antibiotic and the broad spectrum antibiotic. narrow spectrum antibiotics वो antibiotics जो कि लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करें या कुछ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करें, तो दे आर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर हमारे पास आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो है वो काम करें, लिमिटेड ना हो, ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करें। सही है, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करें। सही है, और एरोब्स एनारोब्स के खिलाफ भी काम करें, एटिपिकल के खिलाफ भी काम करें। तो दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आपके पास पेनिसिलिन हैं। सही है, इसके अलावा आपके पास क्लोरोमाफेनिकोल है। सही है, इसके अलावा आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ये सब आपके पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती हैं। और सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम कर रही है, एरोब्स एनारोब्स, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी काम कर रही है। सही है, और ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो किस पर्टिकुलर साइट पे जाके काम करेंगी। तो अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को याद करें तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के बाद जो है वो राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के जो है वो एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो है वो आउटर कवरिंग होती है, और अलोंग विद दैट सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इन सारे टारगेट्स के ऊपर ही जो है एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं काम करेंगी। सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकेंगी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये सब हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में आ रही होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को जाकर डिस्टर्ब करेंगी, जिसमें हमारे पास पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक्स आ रही होती है, लिनिस्टेटिन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स भी आ रही होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होती हैं, जिसमें एम्फोटेरेसिन है हमारे पास, पॉलीमिक्सिन है, नेस्टेटिन है। सही है, ये सब हमारे पास इसके अंदर जो है वो आ रही होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मेजर हमारे पास चीज होती है बैक्टीरिया के अंदर वो होती है राइबोसोम। और राइबोसोम आपको पता है बैक्टीरिया का 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट। 30S राइबोसोमल सब यूनिट में जो एंटीबायोटिक्स काम करेंगी वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, और जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करेगी मैक्रोलाइड्स और लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स, बैक्टीरिया सेल अपने आप को रैपिडली डिवाइड करता है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करवाता है, तो उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं।
जिसमें आपके पास डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इन डिफरेंट एंजाइम्स के ऊपर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। डीएनए गायरेज के ऊपर आपके पास फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। टोपोआइसोमेरेज 1 एंड 2 जो पर्टिकुलरली एंटी कैंसर में हम पढ़ के आ चुके हैं, सही है वो। लेकिन यहाँ पे हम टोपोआइसोमेरेज 1 और 2 को डिस्कस नहीं करेंगे, वो कैंसर की दवाओं में आती हैं, सही है। और यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द रिफामाइसिन एंटीबायोटिक, रिफेम्पिन, रिफेम्पिसिन, रिफामाइसिन, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन। ये सब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जो कि एंटी टीबी भी हैं, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ भी काम करती हैं, सही है। और एक और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की क्लास आती है जो कि हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, जो कैंसर में भी इस्तेमाल होती है और यहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं। दे आर द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें सल्फोनामाइड्स और जो है वो ट्राइमेथोप्रिम एंटीबायोटिक्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे सारी क्लासेस को वन बाय वन। इसके अलावा हम केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, तो ऐसी केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करते हैं एंटीबायोटिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर स्ट्रक्चर। जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, उन सारी क्लास में जो ड्रग्स मौजूद हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, बेसिकली उनकी एंटीबायोटिक्स के अंदर जो 4 क्लासेस हैं, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनम्स, सही है। इन चारों एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग जो है वो आपके पास क्या है, बीटा लैक्टम रिंग जो है वो आपके पास सिमिलर है। ये बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, दिस इज द 4 मेंबर्ड रिंग हैविंग द साइक्लिक अमाइड एंड अ साइक्लिक अमाइड जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, सही है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग जो है वो बेसिकली आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर वाली एंटीबायोटिक्स में कॉमन होगी, इसलिए हम उन्हें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में बेसिकली जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनको आप उनमें आपको अमाइनो शुगर्स दिखेंगी, सही है। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो अमाइनो शुगर्स जो एक दूसरे से लिंक की हुई होंगी वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज से लिंक की हुई होंगी, तो इसीलिए इनको जो है वो बेसिकली हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड कहते हैं, सही है। अच्छा, फिर आपके पास मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली ऐसी एंटीबायोटिक्स होंगी जिसमें आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, इसके अलावा मैक्रोलाइड में आपके पास एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, सही है, एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सारी जो एंटीबायोटिक्स जो मैक्रोलाइड्स हैं उनके अंदर आपको जो है वो कार्बन 16 कार्बन कंटेनिंग मैक्रो लेक्टोन रिंग आपको जो है वो दिखेगी, सही है। तो ये आपके पास क्या होंगे, यानी कि एक बहुत बल्कि सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर, सही है। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी दिखेंगी जिसमें आपको जो है वो एक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा, मतलब रिंग्स होंगी जो दूसरे फ्यूज हुई होंगी, जैसे लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, सही है। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा आपको जो है वो पॉलीइन एंटीबायोटिक नजर आएंगे, जिसमें आपको जो है वो डबल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, ईन्स का मतलब डबल बॉन्ड नजर आएंगे। और पर्टिकुलरली ऐसी एंटीबायोटिक जो पॉलीन एंटीबायोटिक्स में आती हैं जिसमें आपके पास एम्फोटेरेसिन है, नाइस्टेटिन है, तो ये आपके पास एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स जो है वो आ रही होती हैं, सही है, जो फंगस के खिलाफ काम करती हैं। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक जिसमें आपके पास मल्टीपल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, तो इसमें आपके पास जो ड्रग्स आ रही होती है वो पॉलीमिक्सिन आ रही होती है। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको हम इसके अंदर क्लासिफाई नहीं करते, जैसे स्ट्रेप्टोग्रेमिन्स। स्ट्रेप्टोग्रेमिन्स में आपके पास वो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं स्ट्रेप्टोग्रेमिन्स में। डेफ्लोप्रेस्टिन, क्यूनीप्रेस्टिन वो अलग बात है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्लोरोकिनोल्स, उसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो अलग एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा सल्फोनामाइड जिसमें भी अलग स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं, तो ये अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स हैं जिसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। और एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स भी इन्हीं में ही आ रही होती है। तो हमने क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे की, on the basis of their mode of action, bacteriostatic, bactericidal, on the basis of their chemical structure, जो ये हमने डिस्कस कर लिया, on the basis of their क्या कहते हैं आपके पास spectrum of activity, they are the narrow spectrum or the broad spectrum, and on the basis of their site of action, सही है। अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एंटीबायोटिक्स की क्लास को, these are the
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें आपके पास बीटा लैक्टम रिंग जो है वो मौजूद होगा। और ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक जिनमें बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होता है, दीज आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकेंगे। और आप ये बात याद रख लें कि ये सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर काम करेंगी जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे होंगे या अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर रहे होंगे या अपने ग्रोथ फेज में होंगे। और जब एक बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर रहा होता है और अगर उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाए तो हमारे पास उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। इसीलिए ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया साइडल में आ रही होती हैं। सही है। अब वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आ रही होती हैं? दीज आर द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम। सही है। अब हम इनको फर्दर एक एक करके जो डिस्कस करेंगे और इनके अंदर जो फर्दर एंटीबायोटिक्स आ रही होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको ये बात याद रखनी कि इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो वो बीटा लैक्टम रिंग सबके अंदर मौजूद होगी। सिर्फ इसके अंदर इन सब के अंदर कुछ जो है वो डिफरेंट चेंजेस होंगी। सही है। अच्छा, अब पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन में आप देखेंगे जितनी भी एंटीबायोटिक्स आ रही होंगी उनके एंड में जो है वो सिलिन बट जो है वो आ रहा होगा। फिर आपके पास सिफेलोस्पोरिन है, सिफेलोस्पोरिन में उनके शुरू में सिप या फिर सेफ जो है वो आ रहा होगा। सही है। मतलब उनका नाम जो स्टार्ट होगा वो जैसे सिफेलेक्सिन, सिफेरेडीन, सिफाड्रोक्सिल, तो ये सब क्या है, इनके शुरू में सेफ आ रहा है। या आपके पास जो है वो सेफोटिक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन या सेफ आ रहा है या सेफ आ रहा है। सही है। इसके अलावा आपके पास कार्बापेनम जिसमें मीरोपिनम, इमिपेनम एंटीबायोटिक्स आ रही होती है। इसके अलावा मोनोबैक्टम जिसमें हमारे पास एजिट्रोनम आ रही होती है। और इसके साथ साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है और रेजिस्टेंट कॉज कर रहा होता है इन सारी एंटीबायोटिक्स से, तो उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और इन सारी एंटीबायोटिक्स को बचा रहे होते हैं। मतलब इन सारी एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को पोटेंशिएट कर रहे होते हैं। सही है। खुद जो है वो कुर्बानी देते हैं और एंटीबायोटिक को बचा लेते हैं। सही है। अब अगर आप यहाँ पे इन सब एंटीबायोटिक्स की जो क्लासेस दी हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आ रही होती है उनके जरा आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है वो क्या दिख रहा होगा, इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है वो ये बीटा लैक्टम रिंग जो है वो नजर आ रही होगी। अगर आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में देखें तो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, सिफेलोस्पोरिन में देखें तो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है। सही है। मोनोबैक्टम में देखें तो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है। सही है। कार्बापेनम में देखें तो उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है। और आप क्लेवेनुलिक एसिड में भी देखेंगे या सल्फैक्टम में भी देखेंगे तो इन दोनों में भी आपको बीटा लैक्टम रिंग नजर आएगी। इसी बेसिस पे हम इन सब जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सही है। सिर्फ इसके अंदर आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास किसके अंदर आया है, जो बीटा लैक्टम रिंग के साथ जो एक और रिंग सिस्टम अटैच हुआ हुआ है, जो एक बायसाइक्लिक रिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो डिफरेंट है। अगर आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर देखें तो जो बायसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, मतलब जो 2 साइकिल का रिंग सिस्टम है, वो एक बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और एक किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, द 5 मेंबर्ड रिंग थाइएजोलिडीन रिंग। सही है। थाइएजोलिडीन रिंग का मतलब ये है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2, सही है, 3 4 5। ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे थायोईथर ग्रुप मौजूद है, सल्फर ग्रुप मौजूद है। और आपके पास थर्ड पोजीशन में आपके पास जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर आपके पास क्या क्या ग्रुप मौजूद है, बेसिकली एज अ बायसाइक्लिक रिंग सिस्टम बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है। और आपके पास क्या ग्रुप मौजूद है, और आपके पास जो ग्रुप मौजूद है वो आपके पास ग्रुप मौजूद है दिस थाइएजोलिडीन रिंग। और ये जो बीटा लैक्टम रिंग और ये जो थाइएजोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर दोनों मिलके जो बना रहे होते हैं, इन्हें हम कह रहे होते हैं कंबाइनली द 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। 6 amino penicillinic acid is the core structure of the penicillin antibiotic that is responsible for the antibacterial activity, and it is made up of 2 ring system. The one is beta lactam ring and the second one is thiazolidine ring, and the beta lactam ring is 4 membered ring having the cyclic amide, सही है, and in which the साइक्लिक अमाइड, ये देखें आपके पास अमाइड ग्रुप है। सही है। और ये साइक्लिक मैनर में मौजूद है, क्लोज
रिंग में मौजूद है। और इसको बीटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन एटम है बेसिकली ये इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो सेकंड जो आपके पास कार्बन है, ये जो इसके सामने जो एडजेसेंट कार्बन है उससे जो है वो ये अटैच हुआ है, इसीलिए हम इसको बीटा कह रहे हैं। मतलब ये बीटा कार्बन से अटैच हुआ है जो कि एडजेसेंट टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, सही है। और इसके अंदर जो है वो एक थायोजोलिडीन रिंग मौजूद है और ये दोनों मिलके 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो बना रही होती हैं। और थायोजोलिडीन रिंग क्या है? द 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हैविंग द थायोईथर ग्रुप एट फर्स्ट पोजीशन, इसको हम थायोईथर ग्रुप कहते हैं, एंड द नाइट्रोजन ग्रुप एज थर्ड पोजीशन, सही है। लेकिन अगर आप सेफेलोस्पोइन एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेफेलोस्पोइन एंटीबायोटिक्स में आपके पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग जो है वो आपके पास मौजूद होगी, लेकिन वहां पर जो थाइजोलिडीन रिंग है वो जो है वो थाई एजिरिडीन रिंग से जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। वहां पर 5 मेंबर्ड रिंग के बजाय एक 6 मेंबर्ड थाइएजिरिडीन रिंग आ जाएगी, जिसमें सल्फर जो है वो फर्स्ट पोजीशन में मौजूद होगा और नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अब फोर्थ पोजीशन पे जो है वो मौजूद होगा, सही है। और ये दोनों जो है वो रिंग सिस्टम जो आपके पास बाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा? दैट इज द 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड। और ये 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड ही सिफेलोस्पोरिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है, जो इन दोनों रिंग सिस्टम से मिलके बना हुआ है। सेकंड आपके पास जो क्लास आती है दैट इज द मोनोबैक्टम। मोनो का मतलब 1, सही है, और बैक्टम का मतलब जिसमें सिर्फ एक बीटा लैक्टम रिंग जो है वो मौजूद होगी। तो अगर आप यहाँ पर मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक को देखेंगे तो इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास सिर्फ एक ही बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है और इसमें आपके पास वो सल्फर कंटेनिंग रिंग मौजूद नहीं है। रेदर देन सल्फर कंटेनिंग रिंग, यहाँ पर जो सल्फर ग्रुप है वो डायरेक्टली आपके पास जो है वो नाइट्रोजन ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो ये आपके पास इन एंटीबायोटिक्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जो आपके पास जो है वो थर्ड वाला कार्बन जो है बेसिकली आपके पास वो जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास अमाइनो ग्रुप जो है वो वहां पर मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखें तो इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है और आपके पास एसाइल ग्रुप मौजूद है, सही है। यहाँ पर भी आप देखें पेनिसिलिन में तो ये वाला कार्बन है, उसके पास जो है वो बेसिकली आपके पास एक अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक एसाइल ग्रुप भी मौजूद होता है जो यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन होता है यहाँ पे मौजूद, सही है। यानी कि आपके पास जो बीटा लैक्टम रिंग का जो बेसिकली कार्बोनाइल के बराबर वाला कार्बन है, हर एंटीबायोटिक में बेसिकली उसके पास जो है वो आपके पास कौन सा ग्रुप मौजूद होगा? अमाइनो एसाइल ग्रुप मौजूद होगा, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सही है। लेकिन मैं यहाँ पे मोनोबैक्टम्स की बात कर रहा हूँ। मोनोबैक्टम्स मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होगी और वहां पर कोई आपके पास जो है वो थाइएजिरिडीन रिंग या थाइजोलिडीन रिंग मौजूद नहीं, सिर्फ वहां पर जो सल्फर ग्रुप मौजूद होगा SO3H की फॉर्म में वो नाइट्रोजन से जो है वो कनेक्टेड होगा। और फिर मैंने ये बात भी बताई आपको कि यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसाइल साइड चेन मौजूद होगी थर्ड पोजीशन पे, और अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है। तो इन सारी बेसिस के ऊपर इसका जो कोर स्ट्रक्चर है जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द 3 अमाइनो, सही है, 4 मिथाइल मोनोबैक्टमिक एसिड, सही है। एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो SO3H है वो जो है वो बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी रेंडर कर रहा है। इसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। और इसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच हुआ है, सही है। तो ये आपके पास मैं आपको मेजर पॉइंट्स यहाँ पे इन सारी एंटीबायोटिक्स में बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे स्ट्रक्चर बनाने में भी और स्ट्रक्चर को समझने में भी, सही है। अब आते हैं कार्बापिनम्स में। कार्बापिनम्स में भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो कार्बन ग्रुप जो है वो बेसिकली मौजूद होगा। मतलब इस एंटीबायोटिक में आपको कार्बन जो है वो नजर आएगा और यहाँ पे आपको जो है वो कार्बापिनम में आपको एक सैचुरेटेड रिंग के बजाय आपको जो है वो अनसैचुरेटेड रिंग जो है वो मिलेगी, जैसे आपको सिफेलोस्पोरिन्स में नजर आ रही है, सही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है और बीटा लैक्टम रिंग के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो एक और अगेन जो है वो एक रिंग मौजूद है, लेकिन ये जो रिंग है अब ये रिंग में आपको जो है वो अनसेचुरेशन भी मिलेगी और यहाँ पे आपको जो है वो एसिडिक ग्रुप भी मिलेगा। और यहाँ पे आप अगर सल्फर को देखें तो सल्फर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिंग,
यहाँ पे आपको सल्फर रिंग का पार्ट नजर आ रहा था, यहाँ पे भी आपको सल्फर रिंग का पार्ट नजर आ रहा था एज अ हेटेरो एटम, लेकिन यहाँ पर सल्फर हेटेरो एटम की रिंग में मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी हेटेरो एटम में मौजूद नहीं है, यहाँ पे सल्फर इज आउटसाइड द रिंग, सही है। और यहाँ पर आपको जो है वो आपके पास जो साइड चेन होगी उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपको नजर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 कार्बन है, इथाइल कार्बापेनेमिक एसिड, सही है। ये इसका कोर स्ट्रक्चर जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमने इन सब के कोर स्ट्रक्चर्स को, इन सब के डिफरेंसेस को, इन सब एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया। अब हम अपना जो है वो मेन सबसे पहले जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जो ड्रग्स आ रही होती है पेनिसिलिन, उनको जो है वो बेसिकली स्टार्ट करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, सही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं अपनी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को। सही है, तो हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जो एंटीबायोटिक्स आ रही होती हैं, दीज आर द पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स आप पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, जो फर्दर ड्रग्स आ रही होंगी उनके सबके आखिर में क्या आ रहा होगा, सिलिन आ रहा होगा, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले जाहिर सी बात है जब हम कोई भी एंटीबायोटिक्स की क्लास को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो है वो हमारे पास किस तरह हुई, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है वो 19 सेंचुरीज के दरमियान और 18 सेंचुरीज के एंड में वो जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कल्चर के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, सही है। लेकिन उनको उन स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो कल्चर पे काम करने पे कोई उन्हें जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो अपने काम से जो है वो मतलब अपने काम को ड्रॉप करके जो है वो वेकेशन पे चले गए और जो है उन्होंने लीव ले लिया, सही है। और उन्होंने उस स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो कल्चर है उसको उन्होंने प्रॉपर्ली जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया, मतलब उसको ओपन जो है वो छोड़ दिया। अब जब वो वेकेशन से आए तो उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के स्ट्रक्चर के कल्चर के ऊपर कुछ जो है वो उनको ग्रीन कलर के पैचेस जो वो नजर आ रहे हैं, और जो है वो मतलब उन्होंने समझा, वो समझे कि हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का जो कल्चर है वो जो है वो खराब हो गया। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फर्दर स्टडी जो है कंडक्ट की और उन्होंने ये देखा कि हमारे पास उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का जो है वो लेयर जो उस पर नजर आ रही थी या जो पैचेस नजर आ रहे थे, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व किया कि उस ग्रीन कलर के पैचेस ने स्टेफिलोकोकस ऑरियस की जो कॉलोनीज थी उनकी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट कर दिया। तो उन्होंने इस बात को जो है वो अजम्पशन की कि वो जो कॉलोनीज जो मतलब वो जो ग्रीन कलर के पैच जो उस कॉलोनीज को कवर कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस या कुछ ऐसी चीज रिलीज की जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई। तो उन्होंने फर्दर डिस्कवरी करके इस बात को कंक्लूड किया कि उन्होंने उस सब्सटेंस को आइसोलेट किया और उन्होंने उस ग्रीन कलर के पैच का जो नाम रखा, मतलब उन्होंने कंक्लूड किया वो जो फंगस जो उस स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे लगा था, उन्होंने जो है वो उस फंगस को आइडेंटिफाई किया, उस फंगस का जो वो नाम उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम रखा, और उससे जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा था जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, उन्होंने उसका नाम जो है वो पेनिसिलिन रखा, सही है। और इसके नतीजे में जो क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो पहली क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुई, दैट इज द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, सही है। और वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ जो है वो इफेक्टिव थी, सही है। और पहली जो आपके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो मार्केट में अवेलेबल हुई, जो फाइजर कंपनी ने निकाली, दैट इज द पेनिसिलिन जी, और वो आपके पास पेरेंट्रली जो है वो अवेलेबल थी, सही है। ये अगर हम पेनिसिलिन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो वो बाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट करती है, जो एक बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ये बीटा लैक्टम रिंग है आपके पास, सही है। यहाँ तक ये पूरी जो है वो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, सही है। इसके साथ साथ आपके पास एक थायाएज़ोलिडीन रिंग मौजूद है, और उसके टर्मिनल पे आपको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो आपको दिखेगा, और एक अमाइनो एसाइल साइड चेन भी यहाँ पर दिखेगी जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सही है। और ये जो बीटा लैक्टम रिंग और ये जो थायाएज़ोलिडीन रिंग ग्रुप मौजूद है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, कोर स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, दैट इज द 6 अमाइनो
पेनिसिलिनिक एसिड। सही है, तो हमने यहाँ पे इस बात को डिस्कस कर लिया। सही है, अब पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो क्लिनिकली आपके पास 1941 के अंदर यूज हुई थी, और ये लीस्ट टॉक्सिक एंटीबायोटिक हैं जो अभी भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस के खिलाफ जो है वो काम इस्तेमाल होती हैं। सही है, और ये ऑब्टेन हुई थी पहले जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो वो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन हुई थी, और अब जो पहले जब ये ऑब्टेन होती थी तो पहले जब ये एंटीबायोटिक जो है वो बेसिकली आपके पास ऑब्टेन होती थी तो ये जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन हुई थी। लेकिन अब जो ये एंटीबायोटिक जो है वो क्या कहते हैं ऑब्टेन होती है, बेसिकली ये ऑब्टेन होती है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। सही है, मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपके पास जो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑब्टेन होती हैं, बेसिकली वो जो है वो ऑब्टेन होती हैं पेनिसिलिनम क्राइसोजेनम से। सही है, जब उस वक्त ये एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली ऑब्टेन हुई थी आपके पास, तो उस वक्त जब हम पेनिसिलिनम क्राइसोजेनम को जो है वो बेसिकली पेनिसिलिनम नोटेटम को जो है वो यूज करते हुए जो है वो इनका कल्चर जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे थे, और फर्मेंटेशन का प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसीजर के जरिए हम जो है वो इनको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उस वक्त हमारे पास जो है वो ये एंटीबायोटिक्स जो थी जो है वो हमारे पास लो जो है वो कंसंट्रेशन में हमारे पास जो है वो हमें मिल रही थी। सही है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो इन बैक्टीरिया का जो है वो कल्चर जो है वो बेसिकली हमने चेंज किया, और वहां पर हमने जो है वो पेनिसिलिनम क्राइसोजेनम को यूज करना शुरू कर दिया, और उस वक्त उस कल्चर को यूज करने में जो हमारे पास एंटीबायोटिक हमें मिली उसकी यील्ड हमें जो है वो ज्यादा मिली, मतलब वो हमें ज्यादा अमाउंट में जो है वो या ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे पास जो है वो ऑब्टेन हुई। अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी में जिन साइंटिस्ट का बेसिकली हाथ था वो फ्लेमिंग थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, फिर हमारे पास चेन थे जिन्होंने इनकी स्ट्रक्चर इलूसिडेशन की, और फ्लोरी थे जिन्होंने इन दोनों को जो है वो सिंथेटिकली ड्राइव करा, और इनको कमर्शियली जो है वो हमारे पास जो है वो इनको जो है वो ऑब्टेन करने का तरीका जो है वो निकाला। सही है, अब जो सबसे पहले जो ओरिजिनल पेनिसिलिन थी सबसे पहले हमारे पास मार्केटेड हुई और सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकली अवेलेबल हुई, दैट इज द अब जो हमारे पास सबसे पहले जो पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली अवेलेबल हुई दैट इज द पेनिसिलिन जी, और जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। सही है, बेंजाइल पेनिसिलिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेंजाइल पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपके पास जो है वो ये एक बीटा लैक्टम रिंग जो है वो मौजूद होगी। सही है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ साथ आपके पास जो है वो एक थाइआज़ोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली मौजूद होगा। सही है, और थाइआज़ोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर ये मैंने आप बना दिया यहाँ पे, एंड पे इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। सही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे इसके 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होंगे, और यहाँ पर जो है वो जो एसाइल अमाइनो एसाइल साइड चेन जो मौजूद होगी। सही है, NH, सही है, कार्बोनाइल, सही है, और हमारे पास जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये जो आपके पास R ग्रुप होगा यहाँ पे जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन में एक बेंजीन रिंग होगी। सही है, तो यही वाली बात लिखी हुई है कि बेंजाइल पेनिसिलिन में जो है वो आपके पास जो R ग्रुप होगा बेसिकली वो बेंजाइल होगा। बेंजाइल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग विद CH2। सही है, तो ये पहली मार्केटेड जो है वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो है वो पेनिसिलिन थी। अगर हम पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को देखें या पेनिसिलिन की केमिस्ट्री को देखें, तो पेनिसिलिन की केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है वो जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। जैसे पहला कौन सा पार्ट है, दैट इज द थाइआज़ोलिडीन रिंग। थाइआज़ोलिडीन रिंग आपके पास नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर सल्फर ग्रुप मौजूद होगा। थाया का मतलब सल्फर, एजोलिडीन का मतलब एजा का मतलब जो है वो बेसिकली आपके पास नाइट्रोजन, और डाइईन इन जो है वो बेसिकली आपके पास रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा। सही है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो सेकंड थाइआज़ोलिडीन का मतलब ये है कि उसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप जो है वो उसके अंदर मौजूद होगा। ये रही आपके पास थाइआज़ोलिडीन रिंग,
ये रहा आपके पास सल्फर ग्रुप, थायोईथर ग्रुप, और इसके साथ साथ इसके रिंग के जो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। सही है, तो इस पूरे रिंग स्ट्रक्चर को अलोंग विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे जो है वो हम थायोएज़ोलिडीन रिंग जो है वो कहते हैं। सही है, एंड सेकंड वन वी हैव द बीटा लैक्टम रिंग। सही है, और क्या आपके पास इसकी केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो वो बीटा लैक्टम रिंग भी मौजूद होगी। बीटा लैक्टम रिंग इज 4 मेंबर्ड रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ एन साइक्लिक अमाइड। सही है, ये देखें आप बीटा लैक्टम रिंग को, बीटा लैक्टम रिंग में आपके पास जो है वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये बीटा लैक्टम रिंग, ये आपके पास 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग। सही है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो इसमें जो है वो अमाइड ग्रुप मौजूद है। ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल और नाइट्रोजन मिलकर अमाइड ग्रुप बनाते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। और ये बीटा क्यों कहला रही है? बीटा जो है वो बेसिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है ये इस कार्बन से अटैच है और एक दूसरे हैंड पे इस कार्बोनाइल ग्रुप से जो है वो अटैच है। और ये दोनों बीटा लैक्टम रिंग और ये जो थायोएज़ोलिडीन रिंग है, ये दोनों मिलके एक बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, जिसे हम जो है वो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड कह रहे होते हैं, जो कि इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का कोर स्ट्रक्चर है और उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है, इसके अलावा आपके पास जितनी भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें आपके पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग के साथ जो है वो उसके साथ जो कार्बन है उसके ऊपर आपको एक अमाइनो एसाइल साइड चेन नजर आएगी। सही है, ये रहा आपके पास अमाइनो ग्रुप। सही है, और ये रहा आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप। सही है, और इस अमाइनो एसाइल कार्बोनाइल अमाइनो एसाइल साइड चेन के ऊपर ही सिर्फ एक ही पोजीशन है, मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसी पे ही बस हम सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट पेनिसिलिन्स जो है वो बेसिकली बना सकते हैं। सही है, तो यही हमने बात कर ली कि यहाँ पर अगर हम पूछें कि आप केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन को डिफाइन करते हैं तो पेनिसिलिन की केमिस्ट्री में आप क्या डिफाइन करेंगे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स are the beta lactam antibiotics that consist of the bicyclic ring structure having the thiazolidine ring. Thiazolidine ring is a 5-member ring consisting of thioether group and a nitrogen group and having the carboxylic group. सही है, और and also having the beta lactam ring. Beta lactam ring is a 4-membered ring that consists of a cyclic amide and in which the nitrogen is attached at the beta carbon. सही है, and also it consists of the amino acyl side chain in which the only position for substitution is alpha carbon, the carbon that is next to the carbonyl group of the amino acyl side chain. सही है, तो ये आपके पास इसकी पूरी केमिस्ट्री होगी। सही है, अब हमारे पास होता क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट बनाता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम दैट इज नोन एज द बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम। बीटा लैक्टमेस को हम दूसरा जो नाम देते हैं दैट इज द पेनिसिलिनेज। सही है, तो वो बीटा लैक्टमेस एंजाइम कहाँ एक्ट करेगा, वो इस बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक करेगा और इस बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर क्या करेगा, वो इस कार्बोनाइल ग्रुप और इस जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके दरमियान जो वो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से इस बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो जाएगी और अब ये जो बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है वो बाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो अब हमारे पास जो ड्रग होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो अपने एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। सही है, यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि बीटा लैक्टम रिंग जो है वो बेसिकली सेंसिटिव है बीटा लैक्टमेस एंजाइम के अटैक से और वो बीटा लैक्टमेस एंजाइम से टूट जाती है या ओपन हो जाती है। सही है, और इसके साथ साथ एक और हमारे पास जो है वो एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है या वो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज द अमाइडेसिस। सही है, और ये अमाइडेसिस क्या करेंगे, ये बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये इस अमाइनो एसाइल साइड चेन के ऊपर अटैक करेंगे और इस एसाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देंगे। सही है, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो ऐसे काम करेंगे। लेकिन जब अमाइडेसिस इस ड्रग के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास ड्रग की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी खत्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ड्रग के अंदर अभी भी ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहेगा। लेकिन जब बीटा लैक्टमेस एंजाइम अटैक करेंगे तो अमाइनो एसाइल साइड चेन तो रहेगी लेकिन बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी और जब बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी तो हमारे पास एंटीबायोटिक किसी काम की नहीं रहेगी। इसको हम आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में। सही है, अब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे।
अब वही स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है, सही है। इस स्ट्रक्चर को मैं और ज्यादा अच्छी तरीके से एलोबरेट करूंगा, सही है। यहाँ पर तो अगर आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर को देखें तो अगेन वी हैव द बीटा लैक्टम रिंग, सही है। एंड देन वी हैव द बीटा लैक्टम रिंग के साथ हमारे पास क्या है, देन वी हैव द thiazolidine ring, and these two rings made the bicyclic system. These bicyclic system is known as the 6A PA, सही है। That is known as the 6-amino penicillinic acid. That is the core structure of the penicillin antibiotics, सही है। And then the carbon that is adjacent to this sulfur having the 2 methyl groups, सही है। इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स है। ये 2 मिथाइल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स देख लीजिए, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अंदर ये आपको डाइमिथाइल ग्रुप नजर आएंगे, सही है। ये इसके की फीचर्स हैं, सही है। सेकंड, हमारे पास जो थायोजोलिडीन रिंग है उसके पास आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ द अमाइनो एसाइल साइड चेन दैट इज अटैच्ड टू द बीटा लैक्टम रिंग। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फिर से कंक्लूड कर ली। और साइड बाय साइड ये जो दो आपके पास हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, जो बीटा लैक्टम रिंग के जो दो कार्बन हैं उसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप नजर आ रहे हैं, ये आपको किस बॉन्ड में नजर आ रहे हैं, डैश बॉन्ड में नजर आ रहे हैं, सही है। डैश बॉन्ड का मतलब ये है कि हमारे पास इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो मौजूद होंगे। और ये सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी के लिए। तो इसमें क्या आएगा, एसाइल साइड चेन, सही है। देन वी हैव द 6-अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो हम पूरा पढ़ चुके हैं, सही है। अच्छा, थायोजोलिडीन रिंग, सही है, बीटा लैक्टम रिंग, एंड देन वी आर डिस्कसिंग, अब हम आगे जो है वो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, जनरली हमारे पास जो ये एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर जब हुई थी तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये बताया गया, सही है। अब जनरली जो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो मार्केट में अवेलेबल हुई थी दैट इज द पेनिसिलिन जी, सही है। और ये जो पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर क्या था, सही है। उसके अंदर ये जो आर ग्रुप है, सही है। बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर में पूरा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ ये जो आर ग्रुप है यहाँ पर जो वो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो लगते चले जाएंगे, सही है। और बेंजाइल पेनिसिलिन में जो आर ग्रुप है वो क्या है, वो है हमारे पास एक फिनाइल रिंग और एक कार्बन, सही है। इस फिनाइल रिंग और कार्बन या CH2 को जो है वो हम क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, सही है। यानी कि जब R पोजीशन के ऊपर बेंजाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो दैट पेनिसिलिन इज नोन एज द बेंजाइल पेनिसिलिन एंड दैट पेनिसिलिन इज कॉल्ड द पेनिसिलिन जी, सही है। अच्छा, अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास डिफरेंट पेनिसिलिन की जो है वो ड्रग्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हुई। भाई वो इस तरह से अवेलेबल हुई कि हमने बात की कि जब हम साइड चेन के ऊपर मॉडिफिकेशन करवाते चले जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ पेनिसिलिन हमें मिलेंगी, सही है। अब जो हमारे पास पेनिसिलिन जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई सिंथेटिकली, उसको हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो सिंथेसाइज करवाया। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो बैक्टीरिया का कल्चर लेते हैं, सही है, या फंगस का कल्चर लेते हैं और हम उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे जो है वो उसको प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तो हमने यही काम किया। हमने क्या किया, हमने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जिसमें हमने पेनिसिलिनम नोटेटम यूज किया, पेनिसिलिनम क्राइसोजिनम यूज किया और उसको हमने जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड किया। उस मीडिया में बेसिकली हमने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, उसको वो सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए जो उसको हेल्प आउट करेंगे कि वो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करे, सही है। हमने क्या किया, हमने जो मीडिया इस्तेमाल किया दैट इज नोन एज अ कॉर्न स्टीप लिक्वर, सही है। हमने जो मीडिया इस्तेमाल किया, सही है, वो हमने इस्तेमाल किया कॉर्न स्टीप लिक्वर। और इस कॉर्न स्टीप लिक्वर के अंदर हमने क्या किया, हमने जो है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने उस कॉर्न स्टीप लिक्वर के अंदर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल कर रहे थे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल किया, सही है। यानी कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो हम डिफरेंट पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंट पेनिसिलिन को प्रोड्यूस किस तरह से करवा सकते हैं, हम एसाइल साइड चेन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट
जो है वो अटैच करके जो है वो हम डिफरेंट पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगी, वो इस तरह से प्रोड्यूस होंगी जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो अपने फर्मेंटेशन मीडियम में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अवर कॉर्न स्टीप लिक्विड। यानी कि जो भी ग्रुप आके इस एसाइल साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर के ऊपर जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हमने यहाँ पे कंक्लूड कर ली। जब हमने फर्मेंटेशन मीडियम के अंदर जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो इस्तेमाल किया, जब हमने जो है वो फिनाइल के साथ जो है वो एक बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमने इस्तेमाल किया, तो हमारे पास यानी कि हमने जो है वो क्या कहते हैं जो है वो फिनाइल के साथ 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमने इस्तेमाल किया, यानी कि फिनाइल एसिटिक एसिड जब हमने इस्तेमाल किया तो ये ग्रुप जो है वो जाकर इस R पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो हमारे पास पेनिसिलिन जो हमें मिली दैट इज द पेनिसिलिन जी। सही है। जब हमने ये इस्तेमाल किया फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो जब हमने इस्तेमाल किया, सही है। लेकिन जब हमने फिनाइल एसिटिक एसिड की जगह हमने जो है वो दूसरा ग्रुप जो है इस्तेमाल किया, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया, हमने पहले हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करे थे, दैट इज द फिनाइल एसिटिक एसिड। लेकिन जब हमने जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म जो है वो चेंज कर दी, हमने इस्तेमाल किया फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने ऑक्सीजन उस ग्रुप के अंदर जो ऐड करवा दिया, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद है। तो ये जो फिनॉक्सी जो ग्रुप है वो जाके फिर जो है वो इस R पोजीशन पे जो है लग गया, और इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी ड्रग हमें मिली, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, जिसे हम पेनिसिलिन V कह रहे हैं। सही है। तो हमने ये बात कंक्लूड की कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और द टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड that is present in the fermentation medium, the variation in the side chain has been seen, and thus different variety of the penicillin have been synthesized or have been produced। और जब हमने पेनिसिलिन जी जब हमने प्रोड्यूस की तो हमने पीछे देखा था कि पेनिसिलिन जी जो है वो पेरेंट्रली जो है वो अवेलेबल थी, वो ओरली अवेलेबल नहीं थी। उसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास उस वक्त फिर हमारे पास एक नीड हुई कि चलो हम कोई ऐसी पेनिसिलिन बनाएं जो कि ओरली एक्टिव हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज कर दिया और फिनाइल एसिटिक एसिड की जगह फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज किया। और जब इन्होंने फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज किया तो ये जो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का फिनाइल ऑक्सी मिथाइल ग्रुप जो है वो वहाँ एसाइल साइड चेन के ऊपर लगा, तो उसकी नतीजे में जो एंटीबायोटिक हमें मिली वो पेनिसिलिन वी मिली। और ये पेनिसिलिन वी जो है वो पहली ओरली एक्टिव पेनिसिलिन हमें मिली जो कि ओरली दी जो है वो दी जा सकती थी। तो हमारे पास पेरेंट्रली जो है वो पेरेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। सही है। तो ये वाली बात हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। सही है। सेकंड हमारे पास जो है वो आगे अगर हम मूव ऑन करें तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जब डिस्कवर हुई थी तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और वो रिच पीपल्स ही उसको जो है वो यूज़ करते थे। और उस वक्त जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाने लगी तो सबसे पहली जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन जी थी जो पेरेंट्रली अवेलेबल थी। सही है। अब लोगों को जब वो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की गई तो इतना ज़्यादा कोई एलर्जिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था या हाइपर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि पेनिसिलिन जी को पेरेंटली क्यों इस्तेमाल किया गया, भाई ओरली इस्तेमाल कर लेते। क्यों हमने पेरेंटली इस्तेमाल किया, क्योंकि पेनिसिलिन जी जो है वो जब उसको ओरली हमने दिया तो वो जो है वो एसिड लिबाइल थी, मतलब वो स्टमक में जाकर एसिड जब उसके ऊपर अटैक करता था तो उसका स्ट्रक्चर जो वो डिग्रेड हो जाता था, एसिड अनस्टेबल थी। तो इसलिए हमने उसको पेरेंटल रूट के जरिए देना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमने उसको पेरेंटल रूट के जरिए दिया तो एक तो वो इन्वेसिव प्रोसीजर था, सही है, लोगों में खौफ बहुत था पेरेंट्रल का। सही है। और सेकंड वाली बात है वो एक्सपेंसिव बहुत थी, सिर्फ रिच पीपल ही उसको अफोर्ड कर सकते थे। थर्ड बात ये थी कि हमारे पास वो जो एंटीबायोटिक जब हमने पेरेंटली दी तो हमारे पास बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो गए और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आना शुरू हो गए जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाए। मतलब ये जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से, वो अब तक की जो पेनिसिलिन मार्केट में अवेलेबल है उनसे जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। सही है। बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जो वन बाय वन हम नीचे डिस्कस करेंगे आज ही। लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गए, लेकिन ये एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। सही है। तो उस वक्त
पेरेंटली अफोर्ड करना इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव था, तो उस वक्त अर्जेंसी हुई कि अब हम पेनिसिलिन को जो है वो ओरल की तरफ शिफ्ट करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो मीडियम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज किया। जब उन्होंने फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज किया तो उसके नतीजे में जो एंटीबायोटिक हमारे पास मिली वो पेनिसिलिन वी मिली। और पेनिसिलिन वी हमारे पास जो मिली वो पहली ओरली एक्टिव एंटीबायोटिक थी जो कि एसिड से स्टेबल थी, एसिड से रेजिस्टेंट थी और वो ओरली दी जा सकती थी। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे पेनिसिलिन जी के स्ट्रक्चर को देखें और अगर आप यहाँ पे पेनिसिलिन बी के स्ट्रक्चर को देखें तो पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर और पेनिसिलिन बी का स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑक्सीजन का जो है वो डिफरेंस मौजूद है। अब ये ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम यहीं तक ही अपने डिस्कशन को रखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का फर्क है, सही है। और इस ऑक्सीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये ड्रग जो है वो ओरली एक्टिव बन रही है, सही है। अच्छा, अब ये वाली बात है कि पेनिसिलिन का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके कि पेनिसिलिन जो है बाइसाइक्लिक सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट करती है, वो अनस्टेबल होता है, सही है। एक बीटा लैक्टम रिंग है और एक हमारे पास 5 मेंबर थाइसोलिडीन रिंग है, सही है। अब जब डिफरेंट स्टडी की गई तो ये बात पता चली कि जो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है इस मॉलिक्यूल का, वो जो है वो 2 अमीनो एसिड से ड्राइव हुआ है जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है और जो बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है। अब वो कौन से 2 अमीनो एसिड्स हैं? That is the cysteine amino acid, that is the sulfur containing amino acid, and the valine amino acid, that is the नाइट्रोजन एंड द कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग अमीनो एसिड, सही है। तो हमारे पास जब हमने बायोजेनेसिस की, जब हमने स्टडी की तो हमारे पास ये बात पता चली कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंसेस से जो वो ड्राइव होती हैं। जैसे हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो वो ड्राइव हुई हैं सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड से। यानी कि उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि जो बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, वो जो है वो बेसिकली हमारे पास सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड से ड्राइव हुआ है। और ये सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड जब बैक्टीरिया सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड को यूज करता है तो वो जब उनको फ्यूज करता है, जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है तो वो कौन सी प्रोडक्ट होती है, वो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सही है। यानी कि ये एक प्लस पॉइंट भी है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड से ड्राइव हुई है। और एक ये जो है वो हमारे लिए थोड़ा वैसा पॉइंट भी है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्योंकि इनसे ड्राइव हुई है तो सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी में भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो जब ये हमारे पास ड्रग या पेनिसिलिन की क्लास की जो एंटीबायोटिक जब वो बॉडी में जाएंगी तो वो हमारे स्ट्रक्चर के साथ जब वो मिमिक करेंगी, हमारे जो है वो बेसिकली उसके साथ जो है वो मिमिक करेंगी प्रोटीन के साथ, और वो जो है वो बाइंडिंग शो करेंगे और वो ही जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो हार्मफुल इफेक्ट के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, सही है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम किस तरह से बात कर सकते हैं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है एंटीबायोटिक का, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का, वो सिस्टीन अमीनो एसिड से रिसेंबल कर रहा है और कौन सा वेलिन अमीनो एसिड से रिसेंबल कर रहा है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सही है, ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड से कंट्रीब्यूट कर रहा है अलोंग विद द सल्फर, सही है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास वेलिन इनसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सही है। तो ये आप जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ये सल्फर का ये वाला सिस्टीन अमीनो एसिड से कंट्रीब्यूट कर रहा है कि सिस्टीन अपना सल्फर और अपना कार्बोनाइल ग्रुप और ये अपना अमाइन ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बनाने के लिए, और जो वेलिन अमीनो एसिड है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और अपना अमाइन ग्रुप जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और ये जो मिथाइल चेन है उनको कंट्रीब्यूट करके जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली फॉर्म कर रहा होता है, सही है। तो ये हमने यहाँ पे बात की स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स की, सही है। अच्छा, ये वही वाली बात आ गई कि जब हम अमाइनो एसाइल साइड चेन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते चले जाएंगे, डिफरेंट साइड चेन पे जब हम डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते चले जाएंगे, इस आर ग्रुप पे ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करके डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को जो वो बना सकें। जैसे आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दी हुई है कि जब हमने डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज किया अपने फर्मेंटेशन मीडिया में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ने जो है वो यहाँ पे ऐड होते चले गए और हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनी विद इन द पेनिसिलिन क्लास। जब हमने फिनाइल एसिटिक एसिड यूज किया तो उसने ये स्ट्रक्चर दिया, हमारे पास ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो उसके नतीजे में हमारे पास पहली एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन जी बनी,
सही है। जब हमने जो है वो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया तो ये ग्रुप जाके ऐड हो गया यहाँ पर, सही है, एसाइल साइड चेन के बाद। तो हमारे पास पहली ड्रग बनी जो ओरली एक्टिव थी, दैट इज द पेनिसिलिन बी, सही है। जब हमने जो है वो फिनाइल एसिटिक एसिड ही इस्तेमाल किया लेकिन उसमें हमने अमाइनो ग्रुप भी ऐड कर दिया तो हमारे पास ये ग्रुप जाके ऐड हो गया, तो उसके नतीजे में हमारे पास एम्पिसिलिन बनी, सही है, यानी कि अमाइनो पेनिसिलिन बन गई, सही है, यानी कि अमाइनो ग्रुप अब हमें अमाइनो ग्रुप हमने ऐड कर दिया। जब हमने जो है वो क्या कहते हैं इसके साथ साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ऐड किया तो ये ग्रुप जब यहाँ जाके ऐड हो गया आर पोजीशन पे तो हमारे पास एमोक्सिसिलिन बनी, सही है। जब हमने कोई ऐसा जो है वो प्रिकर्सर डाला या कोई ऐसा सब्सटेंस डाला अपने मीडियम में जो हमें ये स्ट्रक्चर दे या डाइमिथॉक्सीफिनाइल ग्रुप दे और जब ये हमारे पास असाइल साइड चेन के ऊपर ऐड हो जाए तो हमारे पास मेथिसिलिन मिल गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम इस्तेमाल करें फर्मेंटेशन मीडिया में वो जाके जो है वो इस असाइल साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा और हमारे पास डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक देगा और डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स देगा जिनको हम आगे डिस्कस जो है वो करेंगे, सही है। अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये पेनिसिलिन इन एंटीबायोटिक्स काम कर रही होती हैं, सही है। हमें पता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स या जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को डिस्कस करना होगा कि बैक्टीरिया सेल किस तरह से सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है। तो आपके पास जो बैक्टीरिया का जो सेल है जो सेल वॉल को सिंथेसाइज कर रहा होता है वो जो है वो यूजिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज एंड द आटोलाइसिन। जब बैक्टीरिया को अपने आप को जो है वो अपने सेल वॉल को सिंथेसाइज करना होता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो लेयर्स होती हैं, सही है, उनमें हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको डेप्थ की तरफ जाऊंगा ताकि आप जो है वो थोड़ा सा समझ सकें कि क्या बेसिकली किस तरह से बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर होता है। जो बैक्टीरिया है बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, सही है। अब इसका डिफरेंस क्या है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर बनी हुई होती है, सही है, यानी कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होंगे और ग्लाइकिन का मतलब आपके पास क्या है, शुगर्स वगैरह उसमें मौजूद होंगी, सही है। और इसके साथ साथ हमारे पास सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होगी उसके अराउंड एक आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी जो एंटीबायोटिक्स की पेनिट्रेशन को जो है वो रोकेगी, सही है, जिसे हम लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, सही है, जिसे हम ओ लिपोपॉलीसेकेराइड की आउटर कवरिंग कहते हैं जो एडिशनल कोटिंग जो है प्रोवाइड कर रही होती है ग्राम नेगेटिव में, सही है। अब एक बैक्टीरिया किस तरह से पेप्टिडोग्लाइकिन इनकी सिंथेसिस कर रहा होता है या अपनी सेल वॉल की सिंथेसिस कर रहा होता है, सही है। अब जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सही है, तो उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकिन की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो लेयर्स होती हैं, सही है, उनमें हमारे पास जो है वो दो जो है वो चीजें मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक हमारे पास होता है NAG, सही है, और एक होता है हमारे पास NaM, सही है। ये हमारे पास जो है वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, सही है, और जो है वो क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो रही होती है, सही है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जब बैक्टीरिया को अपने सेल वॉल को सिंथेसाइज करना होता है या अपने जो है वो और ज़्यादा मॉलिक्यूल अपनी जो है वो सेल वॉल को सिंथेसाइज करना होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास जो NaM का मॉलिक्यूल होता है उसके एंड में हमारे पास जो है वो एक डी डाई एलेनिन की जो है वो एक चेन होती है, सही है, ये हमारे पास जो है वो डी डाई एलेनिन की जो है वो चेन होती है, सही है। अब डी डाई एलेनिन की चेन जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है, सही है, इसी पर ही सारा जो है वो आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेशन का या आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस का स्टेप जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब जब बैक्टीरिया सेल को जो है वो बेसिकली अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज करना होता है तो वो एक सबसे पहले एक जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम जो है वो आटोलाइसिन जो है वो कह रहे होते हैं, सही है। ये आटोलाइसिन एंजाइम क्या करता है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्रॉस लिंकेजिंग हुई हुई होती है उनको जो है वो ब्रेक करता है, सही है। उनको ब्रेक करने की वजह से क्या होता है ताकि हमारे पास न्यू
जो हमारे पास लेयर्स हैं या न्यू क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो सके, ताकि ये एक जगह बनाने का काम करता है। ये करता है, ये जाके जो है वो जो एग्जिस्टिंग लेयर्स होती हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, ताकि आपके पास जो है वो न्यू बॉन्ड्स जो है वो ऐड हो सके और न्यू जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर जो है वो सिंथेसाइज हो सके। सही है। अब जब ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है तो आपके पास जो है वो फिर जो है वो आपके पास प्रिकर्सर जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो NAG और जो है वो NAM जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। सही है। अब होता क्या है, जब ऑटोलाइसिन इन ऑलरेडी फॉर्म जो क्रॉस लिंक पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर्स होती हैं उनको ब्रेक कर देता है, तो आपके पास जो है वो एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। सही है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो कि आपके पास फाइनल स्टेप ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन जो है वो कर रहा होता है, मतलब फाइनल स्टेप ऑफ क्रॉस लिंकिंग में रोल प्ले कर रहा होता है। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये जो है वो NAG और NAM मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो न्यू लिंकेजेस फॉर्म करता है, और इस तरह से यहाँ पर जो है वो क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो जाती है। और ये ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम किस तरह से लिंकेज फॉर्म करता है, ये इस डी डाई एलेनिन मॉलिक्यूल को जो है वो जो डी डाई एलेनिन की चेन लगी हुई होती है NAM के ऊपर, उसको ब्रेक करके उसको हाइड्रोलाइज करके NAM और NAG के दरमियान जो वो लिंक फॉर्म करता है। और जब NAG और NAM के दरमियान लिंक फॉर्म करता है तो वो जो स्पेस खाली हुई थी, जो ऑटोलाइसिन ने खाली की थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर्स में, उनमें जाके ये मॉलिक्यूल जो वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं और एक नई लेयर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनती चली जाती है। सही है। तो इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया सेल अपनी जो है वो अपना जो है वो क्या कहते हैं सेल वॉल को या पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस कर रहा होता है। अब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है वो फाइनल स्टेप ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस इसको जो है वो रोक रही होती है। और वो फाइनल स्टेप क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन। और इस ट्रांसपेप्टाइडेशन स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। सही है। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, इनको हम दूसरा नेम भी कहते हैं दैट इज नोन एज द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सही है। दैट इज नोन एज द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सही है। इसे हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये क्या करती हैं, ये जाके जो है वो बेसिकली आपके पास जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उस पे जाके जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की जो एक एक्टिव साइट होती है, ये एंजाइम है जिसे हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कह रहे हैं या ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम है। इसकी जो एक्टिव साइट होती है उस एक्टिव साइट के ऊपर आपके पास एक जो वो लाइसीन अमाइनो एसिड होता है। सही है। ये उस लाइसीन अमाइनो एसिड के साथ जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है, बीटा लैक्टम रिंग है आपकी। सही है। ये आपके पास जो है वो थायोजोलिडीन रिंग है और उसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है। होता क्या है बेसिकली, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये जो है वो आयनाइज हो जाता है, अपने हाइड्रोजन को लूज कर देता है और वहां से जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बेसिकली रह जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव जाता है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के ऊपर जो लाइसीन अमाइनो एसिड होता है जिसके पास जो है वो बेसिकली NH2 ग्रुप मौजूद होता है या नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उसके साथ जाके जो वो बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को जो है वो इनएक्टिव कर देता है। सही है। अब जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है तो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम की इनएक्टिवेशन होने की वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन रुक जाता है। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन हो जाता है तो पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, टर्मिनल एलेनिन जो है वो बेसिकली रिमूव नहीं हो पाता, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती और हमारे पास सेल की रिजिडिटी जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड नहीं रहता, तो ये लूज हो जाता है और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर बाहर आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और सेल बर्स्ट हो जाता है, उसकी ऑस्मोलाइसिस हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो अपना काम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स अपना काम कर रहे होते हैं। पहले मैंने आपको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का वर्क बता दिया जो इस पूरी लाइन में लिखा हुआ है कि वो डी एलेनिन को जो है वो टर्मिनल एलेनिन को जो है वो बेसिकली रिमूव करते हैं ताकि क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हो सके और क्रॉस लिंकिंग की वजह से सेल रिजिड हो जाता है।
फिर मैंने आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का काम बताया कि वो अपना कार्बोक्सिलेट आयन को यूज करते हुए लाइसिन अमाइनो एसिड जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे पाया जाता है उसके NH2 के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देती है, और कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इररिवर्सिबल बॉन्ड होता है, सही है। जब तक वो एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक जो है वो बेसिकली ये बॉन्ड जुड़ा रहता है, सही है। तो इस तरह से बेसिकली अपना काम कर रही होती है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दीज एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिया साइडल एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सिर्फ उन्हीं सेल्स को किल करेंगी जो एक्टिवली ग्रो कर रहे होंगे, जो अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर रहे होंगे। वो बैक्टीरियल सेल जो डोरमेंट स्टेज पे होंगे, जो रेस्ट पे होंगे, जो अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज नहीं कर रहे होंगे, उनमें जाके ये काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया। अब ये जो चार्ट आपके पास शो हो रहा है, ये आपके पास ये बता रहा है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है या जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये एज इट इज आपको ये चार्ट जो है वो बेसिकली पढ़ना है। ये बस उनके फंक्शंस बताए हुए हैं और उनके फंक्शंस को इनहिबिट होने की वजह से जो अफेक्ट पड़ेगा वो बताए हुए हैं, सही है। तो ये चार्ट्स आपको जो है वो एज इट इज ही जो है वो पढ़ना है, सही है। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें से जो मेन चीज है कि सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स जो बेसिकली अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स में भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें आपके पास एमोक्सिसिलिन है जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग 2 से बाइंड करती है, 4 से बाइंड करती है। ये सब बुक में मेंशन है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट को जो है वो ऐड कर दिया, सही है। बाकी आपको एज इट इज यही चार्ट जो है वो लिखना है और याद करना है। और सेकंड वाली बात ये कि जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, 2, 3 से बाइंड करेगी तो उसके नतीजे में बैक्टीरिया सेल जो है वो लाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया सेल के लिए वो लीथल होंगी। लेकिन जब वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगी तो जब वो बाइंड करने के बाद जो है वो ये काम करेगी तो आपके पास जो है वो जो अफेक्ट आएगा वो बैक्टीरिया सेल की लाइसिस नहीं करवाएगा, बैक्टीरिया सेल की डेथ नहीं करवाएगा। बाकी तीनों प्रोटीन से बाइंड होने की वजह से डेथ होगी, लेकिन चौथे प्रोटीन के साथ बाइंड होने की वजह से डेथ नहीं होगी, सही है। अब यही वही वाली बात रिपीट हुई है कि हमारे पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड है, और हम यही बात पढ़ चुके हैं कि बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर हमारे पास होता क्या है बेसिकली, जब बैक्टीरिया सेल जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो उसके खिलाफ जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंट का मैकेनिज्म डेवलप करता है। अब रेजिस्टेंट जो है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। या तो हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो है वो उस एंटीबायोटिक को घुसने ही ना दे उस सेल के अंदर, सही है। या तो घुसने ना दे किस तरह से, बैक्टीरिया सेल के ऊपर जो है वो ई फ्लक्स फॉर्म होता है जो उस एंटीबायोटिक को रैपिडली जो है वो बैक्टीरिया सेल से रिमूव कर देता है। एक ये मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास रेजिस्टेंट ये होगा कि या तो वो अपनी जो है वो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को जो है वो चेंज कर दे, सही है, ताकि वो इनफेक्टिव हो जाए एंटीबायोटिक। थर्ड आपके पास क्या होगा, थर्ड आपके पास ये होगा कि जिस टारगेट पे जाके उसको अटैच होना है वो उस टारगेट को मॉडिफाई कर दे ताकि वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो अटैच ही ना हो, सही है। और सेकंड वाली बात और जो फोर्थ वाली बात ये है कि वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर कोई ऐसी चेंजेस प्रोड्यूस कर दे विद इन द सेल कि वो इनएक्टिव हो जाए। तो वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, वो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जो इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव कर देगा। और वो कौन सा एंजाइम है, दैट इज द पेनिसिलिनेज और द बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करेगा, ये इस पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है उसको, जो कार्बोनाइल ग्रुप है और जो नाइट्रोजन एटम है उसके दरमियान का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगी और इस रिंग की ओपनिंग करके इस को जो है वो बेसिकली इनएक्टिव कर देगी, सही है। और सेकंड एंजाइम कौन सा होगा, अमाइडेजिस। लेकिन अमाइडेजिस जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करने के बाद जो वो एमाइडेसिस क्या करेगा, वो सिर्फ इस जो आपके पास साइड में जो अमाइनो एसाइल साइड चेन है उस पर अटैक करेगा, लेकिन इस ड्रग का जो कोर स्ट्रक्चर है वो अभी भी रिटेन रहेगा और वो ड्रग फिर भी एक्टिव रहेगी। यानी कि ये बात हम कंक्लूड करेंगे, अगर पेनिसिलिनेज उसके ऊपर अटैक करेगा तो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, लेकिन अगर अमाइडेज एक्ट करेगा तो वो ड्रग इनएक्टिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उस ड्रग का जो है वो कोर स्ट्रक्चर अभी भी रिटेन रहेगा, बीटा लैक्टम रिंग ओपन नहीं होगी और वो ड्रग अभी भी अपना जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती है, सही है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स बनी और उनके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम आई। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके पास आई वो हमने डिस्कस करी कि एसिड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आई कि
सबसे पहले जो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई दैट इज द पेनिसिलिन जी और बेंजाइल पेनिसिलिन। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो हमने बात की कि वो ओरली एक्टिव नहीं थी, वो सिर्फ जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो पेरेंटली दी जाती थी। उसकी ग्राम पॉजिटिव के लिए एक्टिविटी थी, ग्राम नेगेटिव के लिए एक्टिविटी नहीं थी, और उसकी प्रोटीन बाइंडिंग भी बहुत कम थी। सही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आई। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने जो है वो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर ही मॉडिफिकेशन की, और उन मॉडिफिकेशन के नतीजे में इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई? एलर्जिक रिएक्शन आया, सही है, जो कि अभी तक जो है वो बेसिकली आपके पास कंट्रोल नहीं हो पाया। सेकंड आपके पास जो प्रॉब्लम आई वो आई, क्या कहते हैं, आपके पास एसिड सेंसिटिविटी की, जो कि कंट्रोल कर ली गई। अब वो किस तरह से कंट्रोल कर ली गई वो हम बताएंगे, पहले हम ऐसा डिस्कस करेंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम आई, रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, के जो पहली वाली जो पेनिसिलिन्स थी उनका स्पेक्ट्रम जो था बेसिकली वो ब्रॉड नहीं था, वो जो है वो बेसिकली आपके पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थी। तो उनके पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चेंजेस की गई कि उनको हम एसिड स्टेबल भी बना सकें और उनको हम ब्रॉड, उनके स्पेक्ट्रम को भी ब्रॉड कर सकें। और जो फोर्थ जो प्रॉब्लम आई बेसिकली दैट इज द सेंसिटिविटी टू द बीटा लैक्टामेजेस, कि वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम के जरिए जो है वो इनएक्टिव हो रही थी। तो उनको जो है वो उनके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चेंजेस प्रोड्यूस की कि वो बीटा लैक्टम एंजाइम से रेजिस्टेंट हो जाए ताकि वो इनएक्टिव ना हो। तो ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो इसके नतीजे में जब हम आगे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और हर एक एंटीबायोटिक्स को आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे किस तरह से चेंजिंग करके हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की बनाई गई। तो यहाँ पर उसमें से एक क्लास यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि पहले हमारे पास पेनिसिलिन जी थी, जो कि जिसका स्पेक्ट्रम भी कम था, जो कि एसिड स्टेबल भी नहीं थी, जो कि प्रोटीन बाइंडिंग भी हाई नहीं थी, और जो कि बीटा लैक्टमेज से जो है वो रेजिस्टेंट भी नहीं थी। तो हमने पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजिंग की, हमने क्या किया, हमने अमाइनो एसाइल साइड चेन के ऊपर कोई बल्की ग्रुप अटैच कर दिया, हमने बीटा लैक्टम रिंग के अंदर ही चेंजिंग कर दी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया आइसोऑक्साजोल रिंग। सही है, ये हमने ऑक्सीजन ग्रुप लगा दिया और ये हमने अजोल ग्रुप लगा दिया। तो आइसोऑक्साजोल रिंग लगा दी, जिसकी वजह से ये जो ड्रग अब जो पेनिसिलिन बनी वो जो है वो बेसिकली एसिड स्टेबल भी बन गई, और वो बीटा लैक्टमेज से भी रेजिस्टेंट हो गई, और उनकी प्रोटीन बाइंडिंग भी हो गई अच्छी, और वो ओरली भी ली जा सकती थी। जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी आती हैं, ऑक्सीसिलिन, फ्लॉक्सेसिलिन, फ्लूकॉक्सिसिलिन और डाइकॉक्सिसिलिन। जिसमें हमारे पास अगर हम ऑक्सीसिलिन को देखें तो उसमें ये क्लोरीन ग्रुप मौजूद नहीं होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, फिनाइल रिंग के ऊपर। कॉक्सिसिलिन को देखें तो सिर्फ एक क्लोरीन रिंग मौजूद, क्लोरीन एटम मौजूद होगा। डाइकॉक्सिसिलिन को देखें तो डाई का मतलब दो, सीएल का मतलब दो, दो क्लोरीन ग्रुप मौजूद होंगे। और फ्लूकॉक्सिसिलिन जिसमें आपके पास फ्लोरीन ग्रुप भी मौजूद होगा और क्लोरीन ग्रुप भी मौजूद होगा, यानी कि एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन होगा इस रिंग के ऊपर। सही है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की जो है वो मॉडिफिकेशंस जो है वो की गई। सही है, अब हमारे पास जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन जो है वो आती है। सही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी जो है वो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो कायरल सेंटर्स जो है मौजूद होते हैं, और कायरल सेंटर्स मौजूद होने की वजह से वो अपने डिफरेंट आइसोमेरिक पेयर में पाई जाती हैं, और एक आइसोमेरिक फॉर्म दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म से डिफर कर सकती है इन इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, in its therapeutic activity and in its binding properties। तो इसीलिए हमें जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओरिएंटेशन क्या है हमारे पास एटम्स की विद इन द मॉलिक्यूल। सही है, कि किस तरह से वो एक परफेक्ट ओरिएंटेशन अटेन करके रिसेप्टर से बाइंडिंग शो करेंगे। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन में बेसिकली आपके पास जो है वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसमें आपके पास जो है वो 3 कायरल सेंटर्स जो है वो मौजूद हैं। वो कौन कौन से 3 कायरल सेंटर्स हैं, 3 कायरल कार्बन जो है वो उसमें मौजूद हैं। वो कौन कौन से कायरल कार्बन मौजूद हैं, वो कायरल कार्बन जो कि 3rd पोजीशन पे मौजूद है, जो कि 5th पोजीशन पे मौजूद है, और जो कि 6th पोजीशन पे मौजूद है। सही है, ये वाला कायरल कार्बन, सही है, और 3rd पोजीशन वाला कायरल कार्बन, सही है,
और 5th पोजीशन वाला कायरल कार्बन जो है वो बेसिकली आपके पास रिंग के अंदर जो है वो मौजूद होगा, जो कि आपके पास जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो एग्जिबिट करेगा। सही है। आपके पास एक जनरल रूल होता है कि आप किस तरह पता लगाएंगे कि अगर आपके पास एक ड्रग में कायरल सेंटर मौजूद होंगे तो उनकी बेसिस पे कितने उसके जो है वो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप 2n का जो है वो रूल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 3 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं, 2⁻³ मतलब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब ये है कि पेनिसिलिन में क्योंकि 3 कायरल सेंटर मौजूद हैं, 3rd पोजीशन वाले कायरल कार्बन है, 5th पोजीशन का कायरल कार्बन है और 6th पोजीशन का कायरल कार्बन है। इसके अलावा यूएसपी और बीपीए कहती है कि 2 पोजीशन पे जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है 3 के बजाय, और 5 और 6 पे तो है ही। सही है। तो ये जो 3 कायरल कार्बन मौजूद होने की वजह से ये जो ड्रग है बेसिकली वो 8 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होती है। सही है। और ये 8 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से इसमें से सिर्फ एक ही जो 8 आइसोमर्स हैं उनमें जो नेचुरली अकरिंग 8 आइसोमर्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा आइसोमर है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। और वो कौन सा आइसोमर होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, 3 वाले कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी कि वो एस ओरिएंटेशन में हो, 5 वाला कार्बन जो है वो आर ओरिएंटेशन में हो, 6 वाला कार्बन जो है वो आई ओरिएंटेशन में हो। सही है। एस का मतलब कि वो जो है वो ट्रांस हो और आर का मतलब कि वो सिस हो। सही है। तो ये वाली बात है कि ये जो है वो आपके पास जो है वो 5 वाला और 6 वाला आपके पास सिस फॉर्म में हो, और 3rd वाला जो है वो बेसिकली आपके पास कार्बन वो जो है वो आपके पास ट्रांस फॉर्म में हो। और ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके पास जो पेनिसिलिन है, जब आपके पास कायरल कार्बन जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे या इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे तो पेनिसिलिन एक फोल्डेड एनवेलप शेप जो है वो अटेन कर लेगी। देखिए ना आप, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है। सही है। और ये एक एनवेलप की तरह है। तो ये फोल्डेड एनवेलप जो है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक शेप जो है वो अटेन कर लेगी ताकि ये ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड हो सके और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। फोल्डेड एनवेलप का फायदा क्या होगा कि ये जो आपके पास बीटा लैक्टम रिंग है, इसका जो आपके पास अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप का भी जो कार्बोनाइल ग्रुप है और जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके दरमियान जो है वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का जो है वो ना हो। सही है। 90 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल ना हो। सही है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली। सही है। मतलब ये फ्लैट ना हो, ये एक प्लेन पे ना हो। सही है। ये थोड़े से जो है वो फोल्डेड हो और एनवेलप हो। सही है। ताकि ये ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड कर सके। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन, जहाँ पे हमारे पास ड्रग की जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो डिग्रेडेशन पाथवे भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें डिग्रेडेशन क्यों ज़रूरी है, भाई हम डिग्रेडेशन क्यों पढ़ लें। डिग्रेडेशन स्टडीज़ कंडक्ट करने से हमें ये बात पता चलती है कि वो मॉलिक्यूल किस तरह का पाथवे फॉलो करेगा और वो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा, और उन मेटाबोलाइट्स को स्टडी करके हम जो है वो क्या कहते हैं किस तरह से उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आया जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें, वो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज, आया जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं क्या वो पेरेंट मॉलिक्यूल से सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या उसकी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, या उसको जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो मेटाबोलाइट्स जो है वो बेसिकली हाइपर एक्टिव होंगे और वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इस चीज़ को स्टडी करने के लिए डिग्रेडेशन पाथवे जो है वो पढ़ रहे होते हैं ताकि हम ड्रग को जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकें और ड्रग के अंदर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली हम कर सकें। सही है। तो इसलिए हम जो है वो ये जो है वो स्टडी करेंगे हम यहाँ पर जो है वो डिग्रेडेशन पाथवे को। सही है। अब डिग्रेडेशन जो है वो 2 तरह से हो सकती है। एक तो हमारे पास जो डिग्रेडेशन हो सकती है वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस का मतलब कि वो एंजाइम जो हमारी एक तो बॉडी में प्रेजेंट है, अमाइडेसिस एंजाइम या एसाइक्लेज एंजाइम भी हम उसे कह रहे होते हैं। सही है। या तो हमारे पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सही है। इसके साथ साथ नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है कि एंजाइम के अलावा भी कोई और ऐसी जिसमें वो ड्रग जो है वो
रखी हुई है ड्रग, वो जो एनवायरनमेंट में रखी हुई है या वो एक बॉटल में रखी हुई है, अगर उसके अंदर कोई भी पीएच चेंज आता है उसकी वजह से जो हाइड्रोलिसिस हो गई, या कोई ट्रेसेस ऑफ मेटल मौजूद थे, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद था, या उसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप मौजूद था, बेस मौजूद थी, अल्कली मौजूद थी, या ओएच ग्रुप मौजूद था, या उसका एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया, तो उस सारे फैक्टर्स जो है वो क्या कराएंगे, वो नॉन एंजाइमेटिक जो वो करवाएंगे। नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग कर सकें और उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, और हम जो है वो क्या कर सकें, हम जो है वो कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर ले सकें ताकि हम एंटीबायोटिक को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें जो है वो डिग्रेडेशन से। और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इस भी स्टडी करना जरूरी है ताकि हम ये चेक कर सकें कि वो कौन से मेटाबोलाइट में तोड़ रही है, टूट रही है, कि वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है या इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है, या टॉक्सिक में कन्वर्ट हो रही है। ये भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमारे पास हम स्टडी करेंगे कि दो तरह के एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में हम बात करेंगे जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो दो तरह के एंजाइम से जो है वो उनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो हो सकती है। सबसे पहला जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक एंजाइम कौन सा होगा, दैट इज द पेनिसिलिनेज। ये पेनिसिलिनेज कौन प्रोड्यूस करेगा, ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको हम बीटा लैक्टेमेज भी कहते हैं। और जब पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ऊपर अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, वो जो है वो इस बीटा लैक्टम रिंग को जो है वो टारगेट करेगा। सही है। अब बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट करने का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो इस बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट करेगा। सही है। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम है, इसने क्या किया, इसने इस बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट किया, और बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट करने के बाद क्या किया, उसने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई। हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। सही है। ये दो जो है वो बेसिकली आपके पास ग्रुप होते हैं। अब क्या होगा, अब पेनिसिलिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर जाके जो है वो अटैच हो जाएगा। सही है। ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द वाटर कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हो गया, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से ओपनिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग हो गई, और जो ओपनिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली होने की वजह से अब जो हाइड्रोजन बचा वाटर का, वो इस नाइट्रोजन के पास जाके एडअप हो गया, और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को उसने फुलफिल कर लिया। जिस एक तो क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग हो गई, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बीटा लैक्टम रिंग इज एसेंशियल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। लेकिन अगर बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाएगी तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो यानी कि हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करेगा, या बीटा लैक्टम एंजाइम अटैक करेगा बीटा लैक्टम रिंग ऑफ द पेनिसिलिन के ऊपर, और वो बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग करवाएगा हाइड्रोलिसिस के जरिए। और जब ओपनिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग हो जाएगी तो ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, और उसके नतीजे में जो हमारे पास मेटाबोलाइट इट मिलेगा वो जो है वो पेनिसिलोइक एसिड मिलेगा। और पेनिसिलोइक एसिड में क्या होगा, बीटा लैक्टम रिंग जो है वो ओपन हुई भी होगी, लेकिन थायज़ोलिडीन रिंग जो है वो रिटेन रहेगी। सही है। ऑल्थो ये इनएक्टिव है, लेकिन यही जो हमारे पास जो पेनिसिलिनोइक एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी रखने की वजह से ये बॉडी में जाके जो है वो डिफरेंट जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ जाके जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, और जो है वो एज अ हेप्टेन के तौर पे ऐड कर सकता है, इनकम्प्लीट एंटीजन के तौर पे ऐड कर सकता है, और ये प्रोटीन के साथ मिलके एक कंप्लीट एंटीजन बनाएगा और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हमारे पास आते हैं पेनिसिलिन के, वो जो है वो इस पेनिसिलिनोइक एसिड की वजह से जो है वो आ रहे होते हैं। जो कि क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मौजूद है। एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस थायज़ोलिडीन रिंग से मौजूद स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, और एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हाइड्रोलिसिस की वजह से जो है वो बेसिकली हमारे पास बना है। सही है। तो इस वजह से ये जो पेनिसिलिनेज के एक्शन की वजह से जो ओपनिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग हो रही है, उसके नतीजे में जो एक मेटाबोलाइट बन रहा है पेनिसिलिनोइक एसिड, वो जो है वो बज़ाहिर तौर पर इनएक्टिव तो है, लेकिन वो क्या है, वो जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स।
सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पेनिसिलिनेस की वजह से तो इनएक्टिव हो रही है हमारी ड्रग, लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलिनेस के लेवल कम हो, सही है, और अमाइडेसिस के लेवल ज्यादा हो, सही है, तो अमाइडेसिस के एंजाइम क्या करेंगे, वो जो है वो बेसिकली अमाइनो एसाइल साइड चेन के ऊपर अटैक करेंगे और वो इस जो है वो एसाइल साइड चेन से एसाइल ग्रुप को जो है वो रिमूव कर देंगे और ये जो अमाइनो ग्रुप होगा बेसिकली वो NH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो अमाइडेसिस एंजाइम होंगे वो सिर्फ इस साइड चेन के ऊपर अटैक करेंगे, वो बीटा लैक्टम रिंग को नहीं छेड़ेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेटाबोलाइट बनेंगे वो हमारे पास एक ये बनेगा, सही है, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा और एक हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड हमें जो है वो मिल जाएगा, सही है। 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो बीटा लैक्टम रिंग रिटेन रहेगी और थायाजोलिडीन रिंग भी रिटेन रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगी। यहाँ पे हमने इस बात को कंक्लूड किया कि जब बैक्टीरिया सेल के अंदर पेनिसिलिनेस के लेवल ज्यादा होंगे तो ड्रग जो है वो बेसिकली इनएक्टिव हो जाएगी और अपना जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाएगी और वो पेनिसिलिनोइक एसिड फॉर्म कर लेगी, सही है। लेकिन जब हमारे पास बैक्टीरिया सेल में या बॉडी में पेनिसिलिनेस के एंजाइम कम हो जाएंगे और अमाइडेसिस के लेवल बढ़ जाएंगे तो ड्रग जो है वो बेसिकली इनएक्टिव नहीं होगी, वो ऐसे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी जो एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें बीटा लैक्टम रिंग रिटेन रहेगी और वो उसकी पेनिसिलिनेस एंजाइम पेनिसिलिन की एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आके हमने एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर लिया कि अमाइडेसिस से ब्रेक होने के बाद ड्रग एक्टिव रहेगी और कंटिन्यू करेगी एक्शन को, सही है। लेकिन पेनिसिलिनेस से जो वो ड्रग डिग्रेड होने के बाद एक्टिव नहीं रहेगी और वो उसके जो है वो क्या कहते हैं एक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगी, वो जो है वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी को जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो क्या कहती है नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस आती है। नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में अगर हम बात करेंगे तो हमने बात की थी कि अगर हमारी प्रिपरेशन के अंदर कोई उसकी पीएच ज्यादा हो गई, सही है, अल्कली की तरफ शिफ्ट हो गई, या हमारे पास पीएच कम हो गई, सही है, या हमारे पास उसमें ट्रेस एलिमेंट मौजूद हैं, या हमारे पास क्या कहते हैं उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट के साथ साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है या पीएच चेंज हो गए, इस सब की वजह से जो है वो ये सारे फैक्टर जो है वो नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस को जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हमारे प्रिपरेशन के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो मौजूद है, जैसे OH ग्रुप मौजूद है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जैसे वाटर जो है वो बेसिकली मौजूद है, तो वाटर के अंदर आपको पता है OH ग्रुप मौजूद है, तो ये OH ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। ये OH ग्रुप क्या करेगा, ये OH ग्रुप बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर पेनिसिलिनेस वाला जो है वो पाथवे पढ़ा, ये बिल्कुल उसी तरह से जो है वो बेसिकली अटैक करेगा बीटा लैक्टम रिंग के कार्बोनाइल पे, सही है। बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाएगी जिसकी वजह से पेनिसिलिनोइक एसिड बनेगा और ये पेनिसिलिनोइक एसिड जो है वो pH 7 पे तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही उस एनवायरनमेंट की pH जो है वो अल्कलाइन पे जाएगी तो ये पेनिसिलिनोइक एसिड पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो है वो रिमूव होगा और आपके पास जो है वो दूसरा मेटाबोलाइट जो है वो बेसिकली बन जाएगा, सही है। पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली 6 से 6.7 तक जो है वो स्टेबल रहती हैं और ये एसिडिक पीएच पे भी हाइड्रोलाइज हो जाती हैं और अल्कली पीएच पे भी हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से पेनिसिलिन अल्कली पीएच पे हाइड्रोलाइज होकर कौन से मेटाबोलाइट देती हैं और किस तरह से पेनिसिलिन एसिडिक पीएच पे जो है वो बेसिकली हाइड्रोलाइज होकर जो है वो आपके पास मेटाबोलाइट जो है वो दे रही होती है, सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक एक पाथवे की डिग्रेडेशन, सही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन में आपके पास बीटा लैक्टम रिंग है और ये जो है वो थायाजोलिडीन रिंग है। अब जैसे ही आपके पास जो है वो एनवायरनमेंट की पीएच 3 पे गई, सही है, या तो आपने जो है वो कोई ऐसी पेनिसिलिन खाई या आप यहाँ पे इसको पेनिसिलिन जी को भी रिलेट कर सकते हैं। हमने बात की थी कि पेनिसिलिन जी एसिड अनस्टेबल होती है। अब एसिड अनस्टेबल क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो पेनिसिलिन जी एसिड से अनस्टेबल जो है वो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो नेबरिंग ग्रुप्स जो है वो इस बीटा लैक्टम रिंग को ओपनिंग करवाने में मदद कर रहे होते हैं, सही है। अब क्या होता है, अब पेनिसिलिन के एसिड एनवायरनमेंट में किस तरह से हाइड्रोलाइज होती है, पेनिसिलिन क्योंकि एसिड एनवायरनमेंट में आपको पता है H आयंस जो है वो ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो ये H आयंस क्या करेंगे, ये जो है वो
प्रोटोनेशन कर देंगे बीटा लैक्टम रिंग के नाइट्रोजन की। ये जो बीटा लैक्टम रिंग का जो नाइट्रोजन है, बेसिकली जो नाइट्रोजन ग्रुप था बीटा लैक्टम रिंग का, सही, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसकी जो है वो प्रोटोनेशन हो जाएगी, सही है। प्रोटोनेशन होने की वजह से बीटा लैक्टम रिंग के अंदर जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, सही है। और इनस्टेबिलिटी आने की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो जो साइड चेन पे जो असाइल ग्रुप होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, असाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली इस ये वाला जो असाइल ग्रुप होगा ये इस कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, सही है। ये देख रहे हैं आप, ये जो असाइल ग्रुप था ये इसने कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक कर दिया, सही है, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर, अब इसने जो है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और यहाँ से जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो बेसिकली टूट गया क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। और यहाँ पे उसने जो है वो इस वाले एसाइल ने जो है वो बेसिकली आपके पास कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और ऑक्स एजोलोन रिंग जो है वो फॉर्म कर ली, सही है। जब ऐसा जो है वो हो जाएगा तो हमारे पास मेटाबोलाइट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पेनिसिलिनिक एसिड, सही है। और ये पेनिसिलिनिक एसिड फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस पे जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होगा, अगेन जो ये एसाइल आपके पास कार्बन होगा इस पे जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इस पे जो है वो OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, सही है। और ये जो आपके पास नाइट्रोजन होगा इस पे हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, सही है। और ये जो है वो बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन और कार्बोनाइल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, पेन मेंडेलिक एसिड, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग होगी, सही है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद, तो ये जो है वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगी थाइआज़ोलिडीन रिंग के अंदर। जब थाइआज़ोलिडीन रिंग के अंदर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो थाइआज़ोलिडीन रिंग भी ओपन हो जाएगी और इसके दरमियान जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो थाइआज़ोलिडीन जब आपके पास ओपन हो जाएगी तो आपके पास जो है वो ब्रेक हो जाएगी और पेन मेंडेलिक एसिड से फिर वो जो है वो पेन मेंडेलिक एसिड हाईली इनस्टेबल होगा। पेन मेंडेलिक एसिड से आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगी, पेनिसिलिनामीन और आपके पास जो है वो पेनिलिडिक एसिड, सही है। यानी कि एसिडिक पाथवे में आपके पास क्या हो रहा है, एसिडिक पाथवे में आपके पास प्रोटोनेशन हो रही है बीटा लैक्टम रिंग की। प्रोटोनेशन होने की वजह से जो अमाइनो एसाइल साइड चेन का जो कार्बोनाइल था वो आपके पास रिंग के कार्बोनाइल के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और रिंग ओपन हो रही है और एक नया रिंग सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसे हम जो है ऑक्सीजोलिन रिंग कह रहे हैं। और इस ऑक्सीजोलिन रिंग की वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है थाइआज़ोलिडीन रिंग में और थाइआज़ोलिडीन रिंग भी ओपन हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो दो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं जिसे हम जो है वो पेन मेंडेलिक एसिड कहते हैं। पेन मेंडेलिक एसिड हाईली अनस्टेबल है जिसकी वजह से पेनिसिलिनिक एसिड, पेनिसिलिनामीन और पेनिलिडिक एसिड जो है वो बन रहा होता है। और अगेन पेनिलिडिक एसिड जो है वो आपके पास डीकार्बोक्सिलेट करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके पेनिलो एल्डिहाइड में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एसिडिक पाथवे से जो आपके पास मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उस वो मेजर मेटाबोलाइट्स आपके पास कौन कौन से हैं, पेनिसिलिनामीन, सही है, जो एज अ ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सही है। ये आपके पास जो है वो एक डिजीज होता है जिसमें कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है, विल्सन डिजीज, जो कि बहुत रेयर डिजीज होता है। 10 लाख पीपल में सिर्फ एक बंदे को जो है वो ये हो रहा होता है। इसमें कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है, सही है। और उस डिजीज में जो है वो हम इसको दे रहे होते हैं और ये पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल होता है, हैवी मेटल्स की चिलेशर के तौर पे, चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। खैर हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, तो हम ये बात करें कि एसिड की मौजूदगी में आपके पास जो मेजर मेटाबोलाइट बनेंगे वो पेनिसिलिनामीन बनेगा और पेनिलिटिक एसिड बनेगा और पेनिलिटिक एसिड आगे जाके पेनिलो एल्डिहाइड देगा और इसमें आपके पास बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग भी होगी, थाइआज़ोलिडीन रिंग की ओपनिंग भी होगी और प्रोटोनेशन भी होगी। लेकिन जब आपके पास पेनिसिलिन के ऊपर जब आपके पास अल्कली इन्वायरमेंट होगा या तो आपके पास पेनिसिलिनेज एंजाइम अटैक करेगा, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वही पुराना वाला पाथवे याद करें, हाइड्रोलिसिस होगी जिसमें आपके पास OH ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो बेसिकली आपके पास बीटा लैक्टम रिंग के नाइट्रोजन पर अटैच होगा, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो जाएगी। जब बीटा लैक्टम रिंग की जो है वो बेसिकली आपके पास ओपनिंग हो जाएगी, सही है। और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पर जो है वो लेकिन यहाँ पर आपके पास थाइआज़ोलिडीन रिंग जो है वो ओपन नहीं होगी, सही है। अल्कली पाथवे के जरिए आपके पास जो मेजर मेटाबोलाइट बनेगा वो आपके पास पेनिसिलोइक एसिड बनेगा, सही है। और ये पेनिसिलोइक एसिड जो है वो बेसिकली आपके पास मेजर पाथवे हो, मेजर जो मेटाबोलाइट होगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं
ये जो आपके पास पेनिसिलोइक एसिड है, इसकी फर्दर जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास पेनिलोइक एसिड के अंदर, सही है। यानी कि अल्कली पाथवे का जो मेजर मेटाबोलाइट है वो कौन सा है, पेनिसिलोइक एसिड, और पेनिसिलोइक एसिड की जब डीकार्बोक्सिलेशन की तो उसमें पेनिलोइक एसिड बनेगा, सही है। अब जो आपके पास एसिडिक पाथवे, जो ये पाथवे हैं एसिडिक और बेसिक, ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इंटर रिलेट किस तरह से करते हैं, जब एसिडिक पाथवे से आपको जो है वो पेनिसिलोइक एसिड, पेनिसिलिनिक एसिड मिलता है, तो ये पेनिसिलिनिक एसिड अपने अंदर कैपेबिलिटी रखता है कि अपने आप को रीअरेंज करके जब वो पेनिलिक एसिड बना ले, सही है। और ये पेनिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट होके पेनिलोइक एसिड बना रहा होता है, जो कि आपके पास सेकंड मेजर प्रोडक्ट होती है अल्कली पाथवे की। तो इस तरह से ये जो है वो रिलेट कर रहा होता है एक दूसरे से, सही है। अगर आप इन दोनों पाथवे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो एसिडिक पाथवे में आपके पास प्रोटोनेशन होगी, बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग होगी, लेकिन बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग के बाद एक और रिंग जो है वो फॉर्म हो रही है, यानी कि आपके पास बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रह रहा है, सही है। लेकिन आपके पास फिर फर्दर डीस्टेबलाइजेशन की थायोडोलोडी की, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डिफरेंट मेटाबोलाइट बन रहे हैं। लेकिन आपके पास अल्कली पाथवे में क्या हो रहा है, अल्कली पाथवे में ओपनिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग हो रही है, लेकिन कोई नई रिंग फॉर्म नहीं हो रही। लेकिन आपके पास यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं हो रही, यहाँ पे आपके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास थायोडोलोडी रिंग जो है वो ओपन भी नहीं हो रही, सही है। यहाँ पे थायोडोलोडी रिंग मेंटेन रह रही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और यहाँ पे आपके पास एक इमीडियाजोल रिंग जो है वो फॉर्म हो रही है। यानी कि एसिडिक पाथवे के जरिए आपके पास जो मेटाबोलाइट बनेंगे वो आपके पास पेनिसिलिनामीन और पेनिलिटिक एसिड बनेगा, और जो आपके पास बेसिक से जो बनेंगे वो आपके पास पेनिसिलोइक एसिड बनेगा, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और आपके पास एसिडिक पाथवे बेसिक पाथवे से किस तरह से जो है वो इंटर रिलेट करता है, क्यों, क्योंकि एसिडिक पाथवे में जो आपके पास एक मेटाबोलाइट बन रहा होता है पेनिसिलिनिक एसिड, वो अपने आप को रीअरेंज करके जो है वो पेनिलोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये पाथवे एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, सही है। और इसमें से आपके पास जो मेटाबोलाइट जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज कर रहा होता है वो पेनिलोइक एसिड, पेनिलिक एसिड और पेनिलो एल्डिहाइड, और जो मेटाबोलाइट आपके पास एज एन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है दैट इज द पेनिसिलिन अमीन, सही, जो मैं बता चुका हूँ, सही है। तो ये वाली बात है। और ये मेटाबोलाइट्स आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप इन मेटाबोलाइट्स में देखिए तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसमें आपके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा मौजूद है। तो ये जो है वो आपके पास ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, और ब्रेन इनके ऊपर जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट, सीएनएस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, सही है। और जो है वो आपके पास लिवर पे जा सकते हैं, क्योंकि लिवर में भी आपके पास एल्डिहाइडेजेस, एसाइक्लेजेस या अमाइडेजेस एंजाइम मौजूद होते हैं, और आपके पास जहाँ जहाँ जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होंगे वहाँ पर भी जाके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो कॉज करेंगे। पेनिलोइक एसिड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, पेनिसिलिनामीन आपके पास जो है वो एज अ ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जो पेनिलो एल्डिहाइड होगा वो किडनी पे जाके जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कॉज करेगा, सही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। फिर हम आगे से जो है वो SAR ऑफ पेनिसिलिन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, और फिर फर्दर प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड होंगी पेनिसिलिन से वो डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, और जो है वो पेनिसिलिन के टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। फिर हम जो है वो आगे मोनोबैक्टम कार्बापेनम्स को डिस्कस करेंगे, और फिर सिफेलोस्पोरिन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और स्ट्रक्चर्स पे आपने कमांड हासिल करनी है तो इंशाल्लाह, और मेन कोर स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, सही है, कौन सी चीज़ कहाँ सब्स्टिट्यूट हो रही है और किसका क्या काम है।